नमस्कार, मैं हूं शुभम गुप्ता और आपका स्वागत है हमारे आज के इस खास कार्यक्रम बात जनहित की में। आज हम बात करेंगे दुनिया भर में बढ़ती महंगाई के बारे में कि कैसे महंगाई ने दुनिया के तमाम देशों की कमर तोड़ के रख दी है। साथ ही हम बात करेंगे पीएफआई के उस मकड़ जाल की जिसको लेकर तमाम एजेंसियों ने पहले ही चेताया था कि किस तरीके से देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर देश में षड्यंत्र रचा जा रहा है। और हम ऐसी घटना के बारे में भी बात करेंगे जो दुखद तो है, लेकिन उससे हमें सबक लेने की बहुत ज़रूरत है। और अंत में हम बात करेंगे कि कैसे भारत ने अमेरिका को दो टूक जवाब देकर ये साफ कर दिया कि भारत अब वह पुराना भारत नहीं है जो उसके खिलाफ चल रही साजिश को ना समझ सके और उसका जवाब ना दे सके। महंगाई आर्थिक मोर्चे पर अभी भी सबसे बड़ी वैश्विक चुनौती बनी हुई है। भारत भी महंगाई की मार से अछूता नहीं है, लेकिन कई देशों पर इसका कहर और कहीं ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसकी तपिश हमें भी झेलनी पड़ रही है। हाल के दिनों रुपयों की पतली हुई हालत से लेकर शेयर बाजार पर पड़ती मार के पीछे कहीं ना कहीं महंगाई का वैश्विक रुझान ही जिम्मेदार है। अमेरिका में बढ़ती महंगाई पर नियंत्रण के लिए बीते दिनों अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में 75 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है। अमेरिकी बैंक के इस कदम ने दुनिया भर के बाजारों और केंद्रीय बैंकों पर दबाव बढ़ा दिया है और यही कारण है कि न केवल भारतीय रुपया बल्कि तमाम देशों की मुद्रा डॉलर के आगे करा रही है। ब्रिटिश पाउंड में तो हाल में इतनी गिरावट आई है कि एक वक्त उसको एक्सचेंज ट्रेडिंग तक रोकना पड़ गया। यही हाल शेयर बाजारों का है, क्योंकि अमेरिका में बढ़ी ब्याज दरों के आकर्षण में विदेशी निवेशक अन्य बाजारों से पैसा निकालकर अमेरिका का रुख कर रहे हैं। वैसे भी फेड केवल इतने पर ही विराम नहीं लगाएगा। उसने संकेत दिए हैं कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी का यह सिलसिला कुछ और समय तक यूं ही कायम रहेगा। इसके बाद अभी ये माना जा रहा है कि कुछ दिनों में होने वाली भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति कमेटी यानी एमपीसी की समीक्षा में ब्याज दरों में बढ़ोतरी पर मोहर लगना तय है। इतना ही नहीं, पहले दरों में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी का अनुमान था, लेकिन फेड के ताज़ा कदम को देखते हुए अगर केंद्रीय बैंक दरों में 50 आधार अंकों की बढ़ोतरी करता है तो उस पर कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख स्थान इस समय महंगाई से परेशान हैं और उनकी इस परेशानी का आधार भी अलग अलग है। जैसे अमेरिका में यह मांग जनित दबाव से उपजी महंगाई है। कोविड-19 से निपटने में अमेरिकी प्रशासन ने जो भीमकाय राजकोषीय प्रोत्साहन दिए, उसके चक्रीय प्रभाव ने वहां मांग को बड़े स्तर पर बढ़ा दिया और यही कारण है वहां इससे निपटने के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी के पारंपरिक उपाय का ही सहारा लिया गया। समस्या यही है कि इसका असर पूरी दुनिया के आर्थिक परिदृश्य पर पड़ रहा है। यूरोपीय संघ की हालत भी महंगाई ने खस्ता की हुई है। यह देश मुख्य रूप से ऊर्जा संसाधनों की कीमतों में आई आसमानी तेजी से परेशान है। जो रूस यूक्रेन युद्ध से उपजी समस्या है, गैस की आपूर्ति को लेकर बड़ी हद तक रूस पर निर्भर इन देशों का गणित इस युद्ध से गड़बड़ा गया है। एक तो रूस से तलखी उन्हें भारी पड़ रही है और दूसरा यूक्रेन से गुजरने वाली पाइपलाइनों के बंद होने के कारण गैस आपूर्ति पूरी तरीके से बंद हो गई है। सर्दियों की दस्तक के साथ वहां ऊर्जा की खपत भी बढ़ जाएगी। खैर, इस साल का प्रबंध तो किसी तरह भंडारण किए हुए संसाधनों से हो जाएगा, लेकिन यह समस्या अगले साल विकराल हो जाएगी। यूरोप के लिए राहत के आसार इसलिए भी नहीं दिखते क्योंकि रूस और यूक्रेन में किसी समझौते की वजह टकराव लंबा खिंचने की आशंका अधिक बढ़ गई है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के एक और मजबूत स्तंभ चीन ने हाउसिंग सेंटर के भरभराने और कोविड नीति ने उसके आर्थिकी को जो नाजुक बना दिया है, इस कारण वहां कई वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन आपूर्ति पर असर पड़ा है। इससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई है। स्पष्ट है कि वैश्विक स्तर पर महंगाई के नरम पड़ने की हाल फिलहाल कोई उम्मीद नहीं दिखती। भारत भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। वर्तमान स्थितियों में भारत के समक्ष बड़ी चुनौतियों में यह प्रत्यक्ष भी दिखता है, क्योंकि दुनिया के प्रमुख देश और भारत के अहम व्यापारिक साझेदार जिस प्रकार महंगाई और उसके कारण मंदी के शिकार होते दिख रहे हैं, उसमें भारत से होने वाले निर्यात घट जाएंगे। निर्यात के हालिया आंकड़ों में यह रुझान भी दिख रहा है। इससे भारत के समक्ष दोहरी चुनौती उत्पन्न होती है। देश से होने वाले निर्यात घट रहे हैं और जो कि भारत अपनी कुछ आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन वस्तुओं को आयात करता है, उनका आयात जस का तस बना रहेगा। इसके अलावा और उपयोग की घटती हैसियत से आयात का ये बोझ थोड़ा और बढ़ता जाएगा। भारत की महंगाई भी मुख्य रूप से इंपोर्टेड महंगाई है, तो कीमतों पर भी इसका असर दिखेगा।
अब ऐसे में रिजर्व बैंक के समक्ष दो चुनौतियां हैं। एक तो महंगाई पर नियंत्रण की दिशा में ब्याज दरों में बढ़ोतरी और उसके अनिवार्य होगी, और दूसरी ये कि रुपयों की गिरती सेहत को सुधारने के लिए भी कुछ सहारा देना होगा। ये दोहरी चुनौतियों को दो धारी तलवार की तरह है, क्योंकि ब्याज दरों में बढ़ोतरी से कर्ज की मांग और आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होकर समग्र आर्थिकी पर असर डाल सकती हैं। वहीं विदेशी मुद्रा भंडार की एक सीमा को देखते हुए केंद्रीय बैंक रुपयों को संभालने में एक हद तक ही हस्तक्षेप कर सकता है। नकारात्मक संकेतों के बीच भारत के नजरिए से कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं। एक यही कि दुनिया के मुकाबले भारत में महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं है, और तमाम देशों की मुद्राओं से तुलना करें तो भारी वैश्विक उथल पुथल की स्थिति के बावजूद रुपयों की हैसियत में तमाम देशों की मुद्राओं की तुलना में उतनी ज़्यादा गिरावट नहीं हुई है। मुद्रा को संतुलन देने में रिजर्व बैंक का रुख भी अभी तक बहुत सदा हुआ है। अब बस यही देखना होगा कि वैश्विक चुनौतियों से निपटने में आगे किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। अभी जो कुछ भी परेशानियां हो रही हैं उन सब से तो हम पीछा नहीं छुड़ा सकते, और उनका कुछ दर्द तो हमें झेलना ही पड़ेगा, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर सधे हुए कदम दीर्घकाल में ज़रूर हमारे लिए लाभदायक होंगे। अब बात कर लेते हैं पीएफआई की। आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई पर गृह मंत्रालय द्वारा 5 साल के लिए बैन लगाया जा चुका है। 7 राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ठिकानों पर नए सिरे से छापेमारी और इस दौरान अनेक संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया जाना यही बताता है कि इस संगठन का मकड़जाल कहीं अधिक मजबूत हो गया था। इससे पहले 1 दर्जन राज्यों में इस संगठन के ठिकानों पर एनआईए और ईडी की छापों के दौरान 100 से अधिक लोगों को पकड़ा गया था। उस समय अनेक ऐसे आपत्तिजनक दस्तावेज मिले थे जो यही बताते थे कि यह संगठन किसी आतंकी संगठन की तरह देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। ऐसे संगठन के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने के साथ ऐसी व्यवस्था पहले ही की जानी चाहिए थी, जिससे कि भविष्य में ऐसे समूह सिर न उठा सकें। पीएफआई के बारे में एक लंबे समय से न केवल ये कहा जा रहा था कि ये प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिमी का एक नया रूप है, बल्कि ये भी कि एक ऐसी गतिविधि में लिप्त है जिन्हें आतंकी हरकतों के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। हैरानी की बात तो यह है कि ऐसे संगीन आरोपों से 2-4 होने के बाद भी उसके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई थी, और वह भी तब जब रह रहकर उसके सदस्यों के बारे में ऐसे तथ्य सामने आते रहे कि वह देश को अस्थिर अशांत करने के षड्यंत्र में लिप्त है। खैर, जब जागो तब सवेरा। अब पीएफआई पर कार्रवाई की जा चुकी है और उस पर अब प्रतिबंध भी लगाया जा चुका है। आपको बता दें कि पीएफआई के लोग न केवल विदेश से अवैध तरीके से धन एकत्रित कर रहे थे, बल्कि उसका इस्तेमाल कट्टरता, आतंक और अलगाव को हवा देने में कर रहे थे। अब तो यह भी स्पष्ट है कि यह संगठन हिंदू विरोधी भावनाओं को भड़काने के साथ सामाजिक ताने बाने और कानून व्यवस्था के समक्ष गंभीर चुनौतियां भी खड़ी कर रहा था। हिंदू फोबिया यानी हिंदुओं को खतरा बताकर उन्हें हौवे के रूप में चित्रित करना कोई नई अनोखी बात नहीं है। ये मानने के अच्छे भले कारण हैं कि पीएफआई इस काम में जुटा हुआ था। वास्तव में हिंदू फोबिया को राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हवा दी जा रही थी। इसका ताज़ा उदाहरण है इंग्लैंड के शहर लेस्टर में हुई हिंदू विरोधी हिंसा। लेस्टर के बाद बर्मिंघम में भी हिंदू विरोधी उन्माद की झलक मिली। ध्यान रहे कि कनाडा और अमेरिका में भी इसी तरह की घटनाएं होती रहती हैं, जो ये बयां करती है कि कई अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हिंदू फोबिया को बल देने में लगी हुई है। कुछ समय पहले इसके संकेत तब मिले थे जब ज्ञानव्यापी मामला सतह पर था। उस समय पाकिस्तान और अन्य देशों में सक्रिय भारत विरोधी ताकतों ने हिंदू फोबिया फैलाने का काम एकजुट होकर किया था। इसमें संदेह नहीं कि पीएफआई के संबंध ऐसी कई ताकतों से हैं। इस संगठन के खिलाफ जितने और जैसे प्रमाण मिल चुके हैं, उन्हें देखते हुए उस पर पाबंदी लगने की दिशा में कदम उठाए जाने ही चाहिए थे। अब बात कर लेते हैं एक ऐसी घटना की जो दुखद तो है, लेकिन लोगों के लिए एक सबक भी है। कहा जाता है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, लेकिन ये जानते हुए भी ऐसा करना खतरनाक है, और लोग वही करें और कोई हादसा हो जाए तो इसके लिए किसको दोषी ठहराया जाए। निश्चित रूप से ऐसा करने वाले तो उत्तरदायी हैं ही, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उन लोगों को क्लीन चिट दे दी जाए जिन पर नियम कायदों के पालन की जिम्मेदारी है। लखनऊ के इटोजा में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 10 महिलाओं की मौत रूह कपा देने वाली है।
लेकिन सड़क सुरक्षा को लेकर चल रही कवायद के ऊपर भी सवाल खड़े करती है। ग्रामीणों से ओवरलोड एक ट्रक ट्रॉली 2 थानों की पुलिस चौकी के क्षेत्र पार कर जाए और पुलिसकर्मी उससे पूछताछ तक ना करें, ये सिस्टम की उदासीनता है। लेकिन इससे जुड़ा एक सवाल ये भी है कि लोग ट्रैक्टर की ट्रॉली पर सफ़र ही क्यों करें। सड़क सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है और लोगों को खुद इसके लिए जागरूक होना होगा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन ना किया जाने से सबसे ज़्यादा हादसे होते हैं। ये लोगों को समझना होगा कि किस वाहन से यात्रा उनके लिए सुरक्षित है और किस से नहीं। लखनऊ में हादसे का शिकार हुए लोग एक मंदिर में पूजा अर्चना के लिए जा रहे थे, लेकिन ट्रॉली से हादसा हुआ, उसमें 47 लोग थे। इसका मतलब वह खचाखच भरी हुई थी। अपनी जान को दांव पर लगाकर मंदिर जाने का कोई औचित्य नहीं। मृतकों के परिजनों से पूरी संवेदना है, लेकिन कुछ घटनाएं दुखद होने के साथ लोगों के लिए सबक होती हैं और लखनऊ के एटोजा में 10 लोगों की मौत ऐसी ही एक घटना है। हाल में पाकिस्तान को F-16 विमानों के रखरखाव के लिए मोटा पैकेज देने के मुद्दे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका को जो खरी खरी सुनाई है वो उचित तो है ही, साथ ही अमेरिका के लिए 2 टूक संदेश भी है कि अगर उसने किसी भी तरह की सैन्य मदद पाकिस्तान को दी तो ये भारत के साथ अच्छा नहीं होगा। अमेरिका को इस मुद्दे पर बहुत ही साफगोई से भारत के रुख से अवगत कराना ज़रूरी भी था। विदेश मंत्री का स्पष्ट रूप से ये कह देना कि इस्लामाबाद के साथ वॉशिंगटन की दोस्ती अमेरिकियों के हित में नहीं है, भारत के कड़े रुख को तो बताता ही है, साथ ही अमेरिका और पाकिस्तान के दोहरेपन को भी उजागर करता है। गौरतलब है कि अमेरिका ने F-16 विमानों के लिए पाकिस्तान को 45 करोड़ डॉलर का पैकेज दिया है। इस रकम से पाकिस्तान इन विमानों को उन्नत बनाएगा और अपनी सैन्य क्षमता को और मजबूत करेगा। इस पैकेज का मतलब साफ है कि पाकिस्तान की सैन्य मदद के लिए अमेरिका ने फिर से तिजोरी खोल दी है। सवाल यह है कि उसका ये कदम भारतीय हितों के लिए अच्छा कैसे माना जा सकता है। हालांकि अमेरिका सफाई देने में लगा हुआ है कि F-16 विमानों के लिए उसने पाकिस्तान को जो करोड़ों रुपए की मदद दी है वह सैन्य सहायता नहीं है, बल्कि विमानों के रखरखाव और उन्हें उन्नत रूप देने के लिए है। लेकिन इसके पीछे सच्चाई क्या है, ये किसी से छिपा नहीं है। क्या अमेरिका को नहीं मालूम कि पाकिस्तान ने F-16 विमानों की खरीद क्यों की और उनकी तैनाती कहाँ की गई है? क्या अमेरिकी प्रशासन और सैन्य रणनीतिकारों को नहीं पता कि पाकिस्तान F-16 की आड़ में मिलने वाली इस मदद का इस्तेमाल किस काम के लिए करेगा? यह तो अमेरिका को भी पता है कि पाकिस्तान अपनी सैन्य ताकत भारत से मुकाबला करने के लिए बढ़ा रहा है। ऐसे में अमेरिका अगर उसे कोई भी सैन्य सहायता देता है तो इसका मतलब साफ है कि वह भारत के खिलाफ पाकिस्तान को मजबूत कर रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि अमेरिका ने इस मदद के पीछे तर्क ये दिया है कि इससे पाकिस्तान को आतंकवाद से निपटने में मदद मिलेगी। याद किया जाना चाहिए कि अमेरिका खुद पाकिस्तान को आतंकवाद का गढ़ मानता रहा है और उसके खिलाफ वैश्विक स्तर पर कार्रवाई की बातें करता रहा है। अमेरिका भले ही कितनी सफाई क्यों ना देता रहे, लेकिन इतना तो साफ है कि उसके इस कदम से उसका दोहरा चरित्र एक बार फिर उजागर हो गया है। एक तरफ तो अमेरिका पाकिस्तान को आतंकी देश बताता है और दूसरी तरफ उसे सैन्य मदद भी देता है। सबसे ज़रूरी बात तो यह है कि पूर्व प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान पर जो कड़े प्रतिबंध लगाए थे, बाइडेन प्रशासन ने उन्हें खत्म कर फिर से पाकिस्तान को सैन्य मदद का रास्ता खोल दिया है। ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि उसे ऐसा फैसला लेना पड़ा? आश्चर्य की बात तो यह है कि एक तरफ अमेरिका भारत को अपना करीबी सहयोगी बताता है, क्वाड जैसे संगठनों में भी भारत उसका सहयोगी है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान से उसका मोह भंग नहीं होता। इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं करेगा कि पाकिस्तान को सैन्य रूप से सबसे ज़्यादा मजबूत अमेरिका ने ही बनाया है। वह दशकों से उसे भारी सैन्य और आर्थिक सहायता देता रहा है। ऐसे में अगर अब भी पाकिस्तान को लेकर अमेरिका की यही नीति रही तो इससे भारत अमेरिकी रिश्ते प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जय हिंद।